हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंटेंसेस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। स्टूडेंट्स, अब तक हमने चैप्टर 3 के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी कवर कर लिए हैं। अब जो न्यूमेरिकल्स हमारे एनसीईआरटी के बचे हुए हैं, चाहे वो एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, उनको हम कवर करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3.1 करते हैं, जो कि बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ओके बेटा, इसमें आपको कहा था इसके दो पार्ट है। पार्ट ए में बोला है एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। बेटा हमें ड्रिफ्ट स्पीड फाइंड आउट करनी है ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मींस जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और बेटा कौन से वायर के अंदर है? ये कॉपर वायर के अंदर बोल रखे हैं। ये हमारा बेटा कॉपर वायर है, कॉपर वायर दे रखा है हमें ये। इसके अंदर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है और बता रखा है इसका बेटा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो गिवन है 1 इंटू टेंस पावर -7। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टेंस पावर -7 मीटर स्क्वायर। और बेटा इसमें जो करंट कैरी हो रहा है, तो बेटा वो करंट की वैल्यू में दे रखी है इस क्वेश्चन में 1.5 एम्पियर। अब आगे बोला है assume that each copper atom contributes roughly 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। हमें पता है भाई एटम से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो बता रखा है इस कंडक्टर में जितने भी एटम से उतने ही इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन हमको दे रहा है, तो हम चाहे नंबर ऑफ एटम बोले या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले, हमारे लिए सेम है। और बेटा इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर, बेटा वो दिया आपको 9 इंटू टेंस पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका बेटा मतलब क्या है कि यूनिट वॉल्यूम का बेटा मास कितना है? इतना मास है। इसको अगर मैं ग्राम में बोलूँ तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 पावर 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे पर मीटर क्यूब, सॉरी, तो मुझे यूनिट वॉल्यूम का बेटा मास मिल गया कि बेटा यूनिट वॉल्यूम में कितना मास मौजूद है? 9 इंटू 10 पावर 6 ग्राम पर मीटर क्यूब। आगे इसका बेटा हम यूज करेंगे। और आपको एटॉमिक मास कॉपर का दे रखा है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर बेटा वो 63.5 यू है। तो बेटा सबसे पहला हमारा जो टारगेट है वो क्या फाइंड आउट करना है? बीडी। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा था I इक्वल टू NEA/VD। हमें I पता है, E पता है, A पता है, लेकिन हमें बेटा स्मॉल n नहीं पता। स्मॉल n का मतलब होता था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते थे। क्लियर हो रहा है बेटा? तो हमें वही फाइंड आउट करना है। तो देखो आपको एटॉमिक मास से एक चीज समझ आती है कि अगर एटॉमिक मास के बराबर क्वांटिटी ग्राम में हो तो बेटा कितने मोल होते हैं उसमें? 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या हुआ? 6.022 इंटू टेंस पावर 23 एटम्स हो गए। तो बेटा हम एटॉमिक मास से में क्या चीज क्लियर हुई? दिस इंप्लाइज, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 63.5 ग्राम में कितने एटम है? तो नंबर ऑफ कॉपर एटम्स किसमें बेटा? इन 63.5 ग्राम इक्वल टू, ग्राम ऑफ कॉपर कह दो, ऑफ कॉपर इक्वल टू बेटा कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू टेंस पावर 23, है ना। ये हमारा थोड़ा सेपरेट है, इसको मैं अलग करता हूँ। इतने एटम्स बेटा मौजूद हुए। तो हमें तो लेकिन 1 ग्राम इसमें निकाल लेते, इतने ग्राम में, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में चाहिए। दैट मींस इतने ग्राम, तो पहले 1 ग्राम में निकालो। नंबर ऑफ कॉपर एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ कॉपर इक्वल टू 6.022 इंटू टेंस पावर 23 अपॉन बेटा 1 ग्राम के लिए 63.5 से डिवाइड कर दिया। अब आपको चाहिए थे यूनिट वॉल्यूम में, तो नंबर ऑफ, मैं इसको लिखे जा रहा हूं पूरे स्टेटमेंट में, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स इक्वल टू बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन हमें दे रहा है, तो एक ही मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का बेटा मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट में आपको पता है डेंसिटी पता पड़ रहा है, तो यूनिट वॉल्यूम का बेटा मास कितना है? 9 इंटू 10 पावर 6 ग्राम, ओके, ऑफ कंडक्टर। तो बेटा ये निकल कर आएगा कितना होगा? ये हमें यहाँ तक 6.022 इंटू टेंस पावर 23 अपॉन 63.5। बेटा ये तो था 1 ग्राम में। अब मुझे यूनिट वॉल्यूम इतने ग्राम में चाहिए, तो बेटा मैं इसे क्या करूंगा? मल्टीपल करूंगा 9 इंटू टेंस पावर 6। तो बेटा इस तरह से जो मैंने नंबर ऑफ एटम्स निकाले यूनिट वॉल्यूम में या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकाले, एक ही चीज है, तो स्मॉल n मिल गया बेटा मुझे, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। तो बेटा इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू निकल कर आएगी हमारी 8.5 इंटू टेंस पावर -3 मीटर पर
सेकेंड, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इट मीन्स पर मीटर क्यूब। बेटा यूनिट वॉल्यूम में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन निकल कर आए हमारे, और ये बेटा 10⁻28 है ना, बुक पे से मैंने देख के लिख रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन में टाइम लगेगा इसमें। उसके बाद बेटा मुझे बी डी निकालना है। नाउ हम फॉर्मूला जानते हैं, I इक्वल टू NEA/BD। तो बेटा यहाँ से अगर मैं n को फाइंड आउट करूँ तो क्या होगा, वो I/NA/BD। तो बेटा यहाँ पे I की जो वैल्यू है कितनी दे रखी थी हमको, 1.5। n बेटा इतनी मेहनत करके निकाला है हमने, कितना आया 8.5 इंटू 10⁻28 इंटू बेटा एरिया कितना था 10⁻⁻7 इंटू में जो बेटा ड्रिफ्ट स्पीड है वो हमें निकालनी है, सॉरी ये तो आएगा नहीं है ना, I इक्वल टू NEA/BD। तो यहाँ पे अपॉन में कौन आएगा, एक n आएगा और e आएगा। e क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बेटा कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसकी वैल्यू आएगी 1.1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड, या इसको हम क्या कह सकते हैं 1.1 mm पर सेकेंड। बेटा देखो कितनी कम स्पीड है, ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम होती है क्योंकि ये mm में आ रही है। ओके स्टूडेंट, अप टू नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट बी पार्ट में अगेन दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में बोला है कि जो इसके अंदर कॉपर एटम्स होते हैं आपस में वाइब्रेट करते हैं कि नहीं कॉपर एटम्स, तो कॉपर एटम की जो स्पीड है और ड्रिफ्ट स्पीड है दोनों को बेटा कंपेयर करके दिखाओ, ये पूछा है। तो कॉपर एटम की स्पीड किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। तो आपने देखो 11th में पढ़ा था, वी नो जो टेम्परेचर की वजह से जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती थी बेटा वो होती थी 3/2 kVT। यहाँ पे kV को हम क्या बोलते थे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसको हम लिख सकते हैं 12 mv² मास ऑफ कॉपर एटम, ये एटम के लिए है ना, इनटू में स्पीड का स्क्वायर। स्पीड कौन सी बेटा, थर्मल स्पीड, जिसको हम RMS भी कहते थे, थर्मल का स्क्वायर, इक्वल टू 3/2 kVT। बेटा 11th का है सारा, आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अगर मैं बी थर्मल का स्क्वायर निकालूं तो बेटा क्या आएगा 3 kVT अपॉन मास ऑफ कॉपर एटम। तो यहाँ से बेटा बी थर्मल क्या आया, बी थर्मल हुआ √3 kVT अपॉन मास ऑफ कॉपर एटम। तो बेटा यहाँ के हिसाब से अगर मैं इस पूरी को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फिलहाल किसके लिए है, 1 एटम के लिए है बेटा, ये हमारा किसके लिए, फॉर 1 एटम। तो अगर यहीं मैं 1 मोल की बात करता तो यहाँ पे एटम में या मोल में कोई अंतर नहीं होता, तो बस मोल में क्या होगा, केबी का क्या बन जाता है आर, आपने 11th में पढ़ा होगा। और यहाँ पे ये एक एटम का मास है, एक मोल के मास को हम क्या बोलते थे, एम कॉपर बोलते थे, है ना बेटा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक मोल के लिए हो गया। अब इनकी वैल्यू हम रख सकते हैं। हम जानते हैं बेटा आर की वैल्यू कितनी होती थी 8.31, और जब टेम्परेचर ना दिया हो तो हमेशा रूम टेम्परेचर यूज होता है। तो टी हमारा बेटा क्या है इस जगह, रूम टेम्परेचर है। और रूम टेम्परेचर हमें पता होना चाहिए, रूम टेम्परेचर होता है हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलविन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 300 कैलविन। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी 300 अपॉन कॉपर एटम के एक मोल का मास बेटा 63.5 था, मोल में किस में हो जाता है मास, ग्राम में, तो ये ग्राम में होता। मैं ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा, 10⁻³ से मल्टीपल करूंगा। अब बेटा अगर मैं इस पूरी को सॉल्व करता हूं तो हमारा जो बी थर्मल निकल कर आएगा फाइनली, उसकी वैल्यू होगी बेटा 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। बेटा इसकी ये वैल्यू निकल कर आनी है फाइनली, ठीक है। नाउ अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो आप जरा ड्रिफ्ट से इस थर्मल को डिवाइड करके देखो, तो ड्रिफ्ट स्पीड कितनी थी बेटा, यहाँ पे अभी हमने पीछे निकाली थी 1.1 इंटू 10⁻³ अपॉन थर्मल है 2 इंटू 10⁻²। बेटा अगर मैं इनको थोड़ा इग्नोर भी कर दूं तो भी देखो कितना बड़ा रेशो निकल कर आ रहा है 10⁻⁵। इसका मतलब ड्रिफ्ट जो है थर्मल के कंपेरिजन बेटा बहुत कम होती है ना। तो इससे हमें पता पड़ रहा है कि थर्मल वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है। क्वेश्चन नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा था कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपेगेशन के साथ कंपेयर करो। तो बेटा एक चीज हमें माइंड में रखनी है कि जब भी किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो करंट के लिए एक एंड से दूसरे एंड तक कंडक्टर का पहुंचना जरूरी नहीं है।
बस सभी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलनी चाहिए मूवमेंट की, जो कौन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे पावर हाउस से जैसी पावर सेंड की जाती है तो बेटा वो लाइट की स्पीड से चलती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से डेवलप होगा उसके अंदर, वायर के अंदर, और उसके जो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो पूरे कंडक्टर में करंट डेवलप हो जाएगा। तो ये नहीं होगा कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा चलेगा इतनी दूर तभी करंट फ्लो होगा, बस उसकी मूवमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। ओके बेटा, तो मैं आपसे बोल रहा हूं यहां पर कि जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेटा वो स्पीड जो होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसी वजह से हम देखते हैं तुरंत लाइट डेवलप हो जाती है पूरे घर में, जरा सी सेकंड की भी बहुत फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो है। तो कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से डेवलप हुआ तो पूरे वायर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, करंट डेवलप हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब बेटा हमें कंपेयर करना है बीडी को किसके साथ, बी के साथ। बेटा बीडी की वैल्यू कितनी थी, 1.1 × 10⁻³ और ये 3 × 10⁸ बेटा इसको भी अगर मैं इग्नोर कर दूं इनको, तो आप भी देखोगे यहाँ पे ये 10⁻⁻11 आएगा। देख रहे हो, यहाँ तो उससे भी बुरा हाल है, थर्मल में तो भी 10⁻⁵ के हिसाब से चल रहा था, लेकिन यहाँ तो देखो ड्रिफ्ट कितना छोटा है, ई के हिसाब से 10⁻11 टाइम्स है। ये हम कहें उल्टा बोले कि जो हमारी जिसकी जो वेलोसिटी है प्रोपेगेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो थर्मल से उससे ड्रिफ्ट से कितने गुना ज़्यादा है, 10⁻11, और थर्मल कितने गुना ज़्यादा थी बेटा, 10⁻5। तो हम देख पा रहे हैं थर्मल और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपेगेशन की स्पीड है वो ड्रिफ्ट के सामने कहीं ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।